नमस्कार, आदाब। मैं शहर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के डोडा की रैली में बोले पीएम मोदी का राजनीति में परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को किया खोखला। सेबी चेयरपर्सन माधवी बुरी बुच पर कांग्रेस का नया हमला, पहले गिनाई धारा फिर पूछा मैडम आपने साइन किए या नहीं। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा मुझे पद की नहीं आपकी है चिंता। महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए के बीच सुलझा सीट शेयरिंग का मामला, उद्धव और शरद की है मांग। संजय सिंह का पीएम मोदी और अमित शाह पर बड़ा हमला, बोले सीएम केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए रचाई गई साजिश। यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही, लोग दूसरे शब्दों में इसे मस्जिद कहते हैं। बिहार के मंत्री का दावा, जब तक नीतीश कुमार जिंदा हैं तब तक किसी को नहीं होगा कोई नुकसान। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम मिलकर सुरक्षित जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। घाटी में चुनावी घोषणा के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा है। पीएम ने कहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर की किस्मत का फैसला करने वाला है। आज़ादी के बाद से ही हमारा प्रिय जम्मू कश्मीर विदेशी शक्तियों के निशाने पर रहा है। इसके बाद परिवारवाद ने इस खूबसूरत राज्य को खोखला करना शुरू कर दिया। यहाँ जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्हें आपके बच्चों की परवाह नहीं है और राजनीतिक दलों ने केवल अपने बच्चों को बढ़ावा दिया है। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुरी बुच पर भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज नए आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने बुच के दावों को गलत बताते हुए कहा है कि उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ सेबी के चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठकर संगठित तरीके से पैसा कमाया। कांग्रेस ने बुच के जवाब और उनके दावों को गलत बताते हुए कहा है कि सेबी की फुल टाइम मेंबर रहते हुए भी माधवी बुच और उनके पति अपने स्वामित्व वाली एडवाइजरी कंपनी अगोरा प्राइवेट लिमिटेड से कमाई करते रहे हैं। किन कंपनी से क्या लिंक्स हैं, ये सब हमने आपको बताया। 2 सितंबर को मैंने एक प्रेस वार्ता की कि 16 करोड़ 80 लाख आईसीआईसीआई से, आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से अलग अलग वक्त में अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने कैसे अर्जित किए। उस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस सेबी में थे। 3 सितंबर को आईसीआईसीआई ने कुछ जवाब दिए हमें और उन जवाबों पे हमने फिर से 6 सितंबर को हमने फिर से कुछ और काउंटर क्वेश्चंस किए जिसका जवाब अभी नहीं आया। 6 सितंबर को हमने एक और खुलासा किया कि कैसे माधवी जी और उनके पति की एक प्रॉपर्टी में कैरल इन्फो
सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक कंपनी किराए पे रह रही है, किराए पे ले रखा है बंबई में। और ये कैरल जो कंपनी है, ये वोकार्ड की ही कंपनी है। वोकार्ड के भी कुछ फाइलें सेबी में गई हुई हैं, केसेस सेबी डील कर रही थी। 10 सितंबर को हमने एक और खुलासा किया। ये मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूं, आई एम जस्ट रिकैपिंग एवरीथिंग सो दैट योर मेमोरी इज रिफ्रेश्ड एंड देन आई कम टू टुडेज एलिगेशंस। 10 सितंबर को हमने एक और खुलासा किया कि माधवी जी ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड डॉर्मेंट हो गई थी जब से वो सेबी में आई। वो गलत बयानी थी, वो झूठ था। ना केवल अघोरा लगातार उसके बाद भी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दे रही थी, बड़ी बड़ी कंपनीज को दे रही थी, ऐसी कंपनीज को दे रही थी जो सेबी से भी, जिनका केसेस सेबी में खुले हुए थे। ना केवल ये, बल्कि माधवी जी अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की 99% शेयर होल्डर थी। ये हमने आपको 10 तारीख को बताया। इस दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, पीडीलाइट, इन सब ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर हजारों जूनियर डॉक्टर कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वास्थ्य विभाग के बाहर धरना मंच पर पहुंची, जहां जूनियर डॉक्टर्स वी वांट जस्टिस के नारे के बीच आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा है कि मैं आपका दर्द समझ सकती हूं, इसलिए मैं आपके साथ हूं। मुझे अपने पद की चिंता नहीं है। छात्र जीवन में मैंने भी बहुत आंदोलन किया है। हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है। यह लोग बीते महीने से आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या मामले में न्याय की मांग में आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को लाइव प्रसारण की जिद की वजह से ममता के साथ आंदोलनकारी डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक नहीं हो सकी। ममता के साथ डीजीपी राजीव कुमार भी मौजूद थे। ममता के वहां पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से अनुरोध किया कि उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं आपके आंदोलन को सलाम करती हूं, क्योंकि मैं भी छात्र आंदोलन की ही उपज हूं। ममता ने कहा, आप लोगों के सड़क पर होने की वजह से मैं भी रातों को सो नहीं सकी हूं। पहरेदार के तौर पर मुझे जागना पड़ा है। अगर आप लोग काम पर लौट आए तो मैं वादा करती हूं कि आपकी सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगी। उन्होंने कहा, सबके साथ बातचीत होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सीबीआई से भी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करती हूं। बंगाल सीएम धरना स्थल पर ऐसे समय पर पहुंची जब सॉल्ट लेक में स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर के बाहर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन 5वें दिन मूसलाधार बारिश के बावजूद भी जारी रहा। शनिवार को प्रदर्शनकारी डॉक्टर में अनिकेत महतो ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मृतक को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है और हमारी अन्य मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक बारिश, गर्मी, भूकंप भी हमारे प्रदर्शन को रोक नहीं पाएंगे। हम यहाँ एक नेक उद्देश्य के लिए आए हैं और कोई भी ताकत हमें इसे पाने से नहीं रोक पाएगी। महाराष्ट्र में इस साल होने वाले चुनाव में अभी कुछ ही महीने बाकी हैं, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2019 हुआ था। इस बार सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रदेश की जनता किस किस हाथ में सत्ता सौंपेगी। महाविकास अघाड़ी और महायुति की ओर खास राजनीति के तहत चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे की चर्चा अंतिम चरण में है। यानी मुंबई की 36 विधानसभा सीटों को लेकर चल रहा झगड़ा जल्द ही सुलझने वाला है। मुंबई के 36 सीटों में से शिवसेना ठाकरे ग्रुप 20 सीटों, कांग्रेस 18 सीटों और एनसीपी शरद पवार ग्रुप 7 सीटों की मांग कर रहा है। कांग्रेस मुंबई के 18 सीटों पर ज्यादा जोर दे रही है। बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 105 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। उस समय संयुक्त शिवसेना 56 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी 2019 के चुनाव में कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। वही मुंबई की 36 सीटों में से शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने 19 सीटें जीती थी। इसके अलावा 28 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई थी। वही 1 सीट एनसीपी और 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस बार मुंबई की 36 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब बीजेपी को इन परिवारों से मदद की ज़रूरत थी, तब हम
जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार नहीं थे। जब वो सरकार में थे तो उन्हें पीडीपी में कुछ भी गलत नहीं मिला। कल अगर बीजेपी संख्या से कम हो जाती है और पीडीपी उनकी मदद करने का फैसला करती है तो उन्हें फिर से पीडीपी में कुछ भी गलत नजर नहीं आएगा। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी तब हमें कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब बीजेपी बड़ा हालात ठीक होगी, हालात खराब है, काफी चल रहे हैं। ये वजीर आजम साहब को इस चीज पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। जरा मौजूदा हालात की बात करें। जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज हमला बोलते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 इतिहास है। जो लोग बयान दे रहे हैं उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि इसे एक संवैधानिक संशोधन के साथ निरस्त कर दिया गया है। इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। क्या उनके पास 2/3 सांसद हैं? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला की इस टिप्पणी पर उनका क्या कहना है। 370 इतिहास है, वो अब कभी नहीं आएगा, वो अब कभी नहीं आएगा। और जो बोल रहे हैं तो संवैधानिक संशोधन से ये पास हुआ है। संवैधानिक संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरत पड़ती है ना। इतना उनके पास एमपी हैं। राहुल गांधी का क्या कमेंट है इस पर? साफ साफ बताएं कांग्रेस पार्टी कि फारूक अब्दुल्ला के इस दावे पर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? अलायंस में है। हमारा रुख साफ है, 370 इतिहास हो गया, अब कभी नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वो संकेत दिया है जो स्पष्ट करते हैं कि तिहाड़ जेल से वो सीएम के रूप में कम और राष्ट्रीय नेता के नाते सदा बाहर आए हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सच में जेल से आने पर उनकी सियासी ताकत 100 गुना बढ़ गई है, जिसका असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा। आप विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, ऐसे में माना जा रहा है कि वह कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों पर फिलहाल दोनों दलों में समझौता नहीं हुआ है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि दिल्ली सीएम हरियाणा में जब प्रचार करने जाएंगे तब किसे नफा और किसे नुकसान होगा। क्या उसमें कांग्रेस को हानि और बीजेपी को लाभ मिलेगा, यह तो फिलहाल समय ही बताएगा। हालांकि एक बात गौर करने वाली है कि दिल्ली और पंजाब में आप कांग्रेस को पीछे करके सत्ता में आ चुकी है और बहुत हद तक इसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है। अरविंद केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ चुके हैं। चुनाव के पहले इस त्रिमूर्ति का बाहर होना आपके लिए किसी इलेक्शन बूस्टर से कम नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में आप जब सफलता हासिल कर सकती है, इस बीच आपकी ताकत को समझने के लिए अगर थोड़ा सा उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो हम पाते हैं कि साल 2014 से 2024 तक हरियाणा के आम चुनाव और विधानसभा चुनाव में उसका वोट शेयर कुछ खास नहीं कर पाया। ऊपर से वह वहां न तो सांसदी का चुनाव जीत पाई और न ही विधायकी के इलेक्शन में चमकी। उल्टा बीते 20 चुनाव में सारे उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश को कमजोर करने, इसे बांटने की कोशिश कर रही हैं, मैंने हमेशा उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, देश महत्वपूर्ण है, केजरीवाल नहीं। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को कमजोर करने और बांटने की कोशिश कर रही हैं। निर्वाचन आयोग को कमजोर करने और ईडी और सीबीआई को अपने मुट्ठी
मुट्ठी में करने की कोशिश की जा रही है। हमें इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए साजिश रची जा रही थी। संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए जो लिखा उससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साजिश थी। यह कुचर्क आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए रचा गया था, लेकिन केजरीवाल के नेतृत्व में हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रही है। केजरीवाल तो साइन नहीं कर सकते, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर सकते। कहां सपना देख लिया? क्यों तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा है? दिल्ली की जनता का काम रोकना चाहते हो? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों की बस की यात्रा, ये रोकना चाहते हो? क्यों लड्डू फूट रहा है? ऑर्डर पढ़ा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सारे मंत्री अपना काम करते हैं, अपनी अपनी फाइलों पे खुद से दस्तखत करते हैं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल उन्हीं फाइलों पे दस्तखत करते हैं जो अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं। और जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी उस पर दस्तखत करने से कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। तो मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा है कि दुर्भाग्य से आज ज्ञानवापी को लोग दो शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ ही है। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में ज्ञानवापी को लेकर पुरानी कथा का जिक्र करते हुए कहा है कि जब आचार्य शंकर अपने अद्वितीय ज्ञान से परिपूर्ण होकर वो ज्ञान साधना के लिए काशी में गए तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने देखा कि प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते थे, तो वो सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वो उनके सामने खड़े हो गए। तो आदि शंकर ने मुंह से निकाला कि हटो, मेरे मार्ग से हटो। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। सुभाषपा प्रमुख व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एनकाउंटर पर बात करते हुए कहा है कि मंगेश यादव सुल्तानपुर की घटना में शामिल था या नहीं, इस बात का जवाब अखिलेश यादव क्यों देते हैं। अगर वो घटना में शामिल था तो अपराधी था, और अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उन पर फूलों की वर्षा नहीं करेगी। अखिलेश यादव हैं, इसलिए यादव की बात कर रहे हैं। प्रदेश में यादवों को संदेश देना चाहते हैं कि यादव हमारे साथ हैं। अगर वो मंगेश यादव की बात करते हैं अखिलेश जी, तो हमारा एक सवाल बार बार मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मंगेश यादव सुल्तानपुर के घटना में इन्वॉल्व था कि नहीं था, इसका उत्तर वो क्यों नहीं देते। अगर वो घटना में इन्वॉल्व था तो वो अपराधी था, और अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उनको फूलों की वर्षा नहीं करेगी। पुलिस की तरफ से भी गोली चली है। एक पुलिस वाला घायल शैलेश राजभर हॉस्पिटल में अभी जूझ रहा है, उसकी चर्चा तो नहीं कर सकते, उसके परिवार को बुला के तो नहीं मिल सकते, लेकिन चूंकि वो यादव हैं इस नाते वो यादव की बात कर रहे हैं कि यादव से मिल करके जो है पूरे प्रदेश में यादवों को संदेश खाली देना चाहते हैं कि यादव जो है
हमारे साथ रहे। यादव जो है के साथ अन्याय हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह ने कहा है कि मंगेश यादव की हत्या योगी सरकार की पुलिस ने की है। उनके परिवार को कहीं न्याय नहीं मिल रहा था। वो परिवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आया। समाजवादी पार्टी हर उस पीडीए परिवार के साथ है जिसके साथ भाजपा सरकार अन्याय कर रही है। देखिए, मंगेश यादव की हत्या योगी सरकार की पुलिस ने की है, ये पूरा देश जान चुका है। अब उसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है परिवार को, तो वो परिवार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आया है और इस उम्मीद के साथ कि समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको न्याय दिलाएंगे। और समाजवादी पार्टी हर उस पीडीए परिवार के साथ है जिसके साथ बीजेपी सरकार अन्याय कर रही है या जिनके बच्चों का आरक्षण छीन करके उनकी नौकरी छीन रही है, कहीं उत्पीड़न हो रहा है, कहीं फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हर पीडीए परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं और समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस मुद्दे को उठा रही है कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। आप 2 दिन पहले किसी को उठाते हैं फिर मार देते हैं और कितने सवाल उठे। भाई, एक चीज है कि ये कहावत है कि अपराधी कोई भी हो, अपराध करने के बाद कोई न कोई सबूत छोड़ देता है। तो जब पुलिस ने अपराध किया है तो उनसे भी सबूत छूट गए हैं। अब चप्पल में आप इनकाउंटर कर रहे हो, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए इनकाउंटर कर रहे हो। वो समझ में आ रहा है कि ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। सर, मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद जमा खान वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक सहित आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जमा खान ने कहा है कि देश संविधान से चलता है। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया। इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिससे देश को नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार जी और अन्य नेताओं के बीच विचार विमर्श जारी है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे देश के रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचे और हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के जिंदा रहते किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंत्री जमा खान ने कहा कि हम एनडीए के साथ मजबूती से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर हमारी पूरी तैयारी है। और यह भी बताना चाहेंगे कि कांग्रेस और राजद से जदयू में आने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। वह जानते हैं कि आने वाले समय में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। आरजेडी कांग्रेस प्राइवेट कंपनी बनाकर लूटना चाहती है, जो नीतीश कुमार नहीं होने देंगे। उन्होंने कभी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। जल्द ही एनडीए की बैठक होगी और उसमें सीटों का बंटवारा होगा। तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार करते हुए बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि तेजस्वी यादव को उनकी राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने दम पर राजनीति में अपना जगह बनाया है, मुकाम हासिल की है और आज वह देश के वरिष्ठ नेता के तौर पर देखे जाते हैं। कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। ऐसी बातें तेजस्वी यादव को नहीं करनी चाहिए। अगर हम लालू यादव के बारे में कुछ कहें तो क्या यह उचित होगा? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोई एक ऐसा आम आदमी लेकर आ जाए जो बिना पैसे किसी सरकारी विभाग में काम करा सकता है। पैसे लेकर कर्मचारी काम करते हैं। हमारा काम है लोगों की पीड़ा को सरकार तक लेकर जाना। मुख्यमंत्री को 9 महीने में वचन पत्र का एक भी वचन याद नहीं आया है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी जली, रस्सी ने जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। आपको सत्ता दी, आप सीएम सिर्फ बीजेपी के नहीं हमारे भी हैं, जनता के हैं। अगर सीएम साहब को 9 साल 9 महीने में वचन पत्र का एक भी वचन याद नहीं आया, ये घोषणा पत्र है इसमें किसान की एक बात भी याद नहीं आई, तो इसका मतलब है 9 महीने में विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाए, जनता की बात नहीं करे। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बता पाते हैं कि आपकी सरकार का जो चेहरा है वो कर्ज, क्राइम और करप्शन का बन गया? आप क्यों नहीं बता पाते कि माफिया हावी कितने क्यों हैं? आप क्यों नहीं बता पाते हैं कि 3000 रुपए बहनों को क्यों नहीं दिया आपने? क्यों नहीं बता पाते हैं कि 100 करोड़ रुपए रोज 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेना पड़ता है? आप ये क्यों नहीं बता पाते कि 2700 के गेहूं के दाम, 3100 के धान के दाम नहीं दे पाए
आपको बताना पड़ेगा ना कि 6,000 किसान का बेटा सोयाबीन का उसकी डबल इनकम की बात करने वालों से मांग रहा है, तो क्या कारण है कि आप उस पर सरकार रिएक्शन नहीं दे रही है? सरकार किसान के बेटे नहीं मांगे अपनी इनकम का, अपनी उपज का दाम 6,000 रुपये सीएम साहब आपको देना पड़ेंगे। आप दोगे तो आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा, आपका नागरिक अभिनंदन होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अमेरिका में प्रचार अभियान जोरों पर है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा है कि वो मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से अलग हैं, क्योंकि वो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने, प्रेसिडेंशियल डिबेट इस चुनाव का अहम हिस्सा है। रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बुधवार को बहस हुई, जिसमें हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आई। इस बीच पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के नफरत भरे और विभाजनकारी भाषण की आलोचना की है और कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जिस तरह के नेतृत्व शैली अपनाते हैं, लोग अब उससे थक चुके हैं। फिलाडेल्फिया में एक समाचार ने हैरिस से पूछा कि वह 1 या 2 ऐसे क्षेत्र बताएं जहां वह बाइडेन से खुद को अलग समझती हैं। हैरिस ने कहा, देखिए, मैं जो बाइडेन नहीं हूं और मैं नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हूं। उन्होंने कहा कि जिन चीजों को एक बार हल्के में लिया गया है उन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हैरिस ने कहा कि उदाहरण के लिए मेरे पास एक योजना है जो एक नए विजन पर आधारित है। इसके तहत मैं परिवारों के लिए उनके बच्चों के 1 वर्ष होने तक चाइल्ड टैक्स क्रेडिट $6,000 तक बढ़ाना चाहती हूं, क्योंकि यह वर्ष बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए मेरा नजरिया वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए नए विचारों, नई नीतियों के बारे में है। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मेरा ध्यान इस बात पर है कि 21वीं सदी के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमें अगले 10-20 वर्षों में क्या करना होगा, जिसमें अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने के साथ साथ चुनौतियां भी शामिल हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।